हवाई युद्ध अब और डरावना होने वाला है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका जमीन पर सैनिक भेजने की तैयारी में है। एक बड़े तैनाती अभियान में पेंटागन इस समय हजारों युद्ध के लिए तैयार मरीन और उभयचर हमला बेड़े को सीधे ईरानी तट पर भेज रहा है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, यह शासन की सबसे कीमती चीज है, एक अत्यधिक संरक्षित द्वीप जो पूरे इस्लामी गणराज्य के वित्तीय अस्तित्व को नियंत्रित करता है। उस हमले की तैयारी में अमेरिका ने पहली बार कुछ नया किया है। 1969 में राष्ट्रपति कार्टर ने कर्ग द्वीप पर हमला करने का विचार किया, लेकिन नहीं किया। और फिर 1988 में राष्ट्रपति रिगन ने भी उस द्वीप पर हमला करने पर विचार किया था, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। लेकिन कल वो बदल गया और अब मरीन उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने एक उभयचर रेडी ग्रुप और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को मध्य पूर्व भेजने की मंजूरी दी। उभयचर रेडी ग्रुप एक तेज प्रतिक्रिया इकाई है जो समुद्री हमले, विशेष अभियान और मानवीय मिशनों के लिए बनाई जाती है। इसमें करीब 5000 सैन्य कर्मी होते हैं, जिनमें आधे मरीन और आधे नाविक हैं। यह ईरान पर पूरे पैमाने पर हमले के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन कार्ग द्वीप के लिए काफी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईरान का सबसे अनमोल रत्न है। कार्ग द्वीप अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और वो इसे कब्जा क्यों करना चाहता है? यही कारण है। ईरान का 90% निर्यात कच्चा तेल उसी द्वीप से होकर जाता है। 90%। ये असल में एक टर्मिनल है, यही कारण है। और टर्मिनल बहुत बड़े टैंकरों को जो 85 मिलियन गैलन तक तेल ले जा सकते हैं, टर्मिनल तक आसानी से आने की अनुमति देता है और फिर वे पर्शियन गल्फ से होते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलकर चीन जा सकते हैं। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा ये क्यों अहम है? ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के लिए भी आर्थिक जीवन रेखा है। और अगर आप उस द्वीप को ले लेते हैं और उसे अपने कब्जे में रखते हैं तो आप प्रभावी रूप से उनकी जीवन रेखा, उनके युद्ध करने की क्षमता को काट देते हैं। ईरान का 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, इस द्वीप से तेल नहीं निकाला जा रहा, बल्कि ज्यादातर तेल ईरान की मुख्य भूमि से पाइपलाइनों के जरिए आता है। ये द्वीप के तेल डिपो तक पहुंचता है, जहां से टैंकरों में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, तेल से होने वाली IRGC का बड़ा राजस्व स्रोत है। इस्लामिक रिपब्लिक ने देश के तेल संसाधनों पर IRGC को नियंत्रण दे दिया है। इसका मतलब है कि यह द्वीप रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को फंड करता है, जो शासन की रक्षा करता है। इसलिए दशकों से अमेरिका का निशाना है। अब तक किसी राष्ट्रपति ने इस पर हमला नहीं किया था, लेकिन कल रात यह बदल गया। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान जारी किया। मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक को अंजाम दिया और ईरान के सबसे कीमती कर्ग द्वीप पर हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये वही छापेमारी की क्लिप है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में साझा किया था। इन हमलों ने मिसाइल साइट्स, खनन संचालन और सैन्य ऑसिलेटरों को नष्ट किया। ट्रंप ने कहा कि हमलों ने अभी तक तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया और एक चेतावनी भी दी। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त आवाजाही में बाधा डालता है तो ईरानी तेल ढांचे को न निशाना बनाने का फैसला दोबारा सोचा जाएगा। अब मरीन फिर से सामने आते हैं। हमलों की घोषणा पर राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह द्वीप पर कब्जा करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया, सुनिए। साल 1988 में राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील बेच रहे थे। उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ईरान के बारे में बात की थी। आपने कहा था दुनिया में अमेरिका को फिर से सम्मान दिलाना है और इस्लामिक रिपब्लिक पर कड़े शब्द बोले थे। आपने कहा था कि वे हमें हरा रहे हैं, हमें मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, हमें मूर्खों की तरह दिखा रहे हैं। अगर हमारे किसी आदमी या जहाज पर एक भी गोली चलती है तो मैं कर्ग द्वीप पर कार्रवाई करता हूं। मैं अंदर जाता हूं और उसे अपने कब्जे में ले लेता हूं। 2026 में आप राष्ट्रपति हैं। क्या आप कर्ग द्वीप पर कब्जा करने का सोच रहे हैं जहां से 90% ईरानी तेल गुजरता है? इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको वो इंटरव्यू और वो सोचने का तरीका याद है? हाँ ब्रायन, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता और तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए।
तुम्हें ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों में से एक है। ये सूची में ऊपर नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों में से एक है और मैं अपना मन कुछ ही सेकंड में बदल सकता हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारे ऐसे सवाल पूछने पर कौन ऐसे सवाल का जवाब देगा? मेरा मतलब है, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो कार्ग द्वीप, ठीक है एमा? ऐसा सवाल कौन पूछेगा और कौन मूर्ख उसका जवाब देगा? ठीक है, मान लो मैं ऐसा करने जा रहा था, या मान लो मैं ऐसा नहीं करने जा रहा था, मैं तुम्हें क्या बताता? हाँ ब्रायन, मैं ऐसा करने पर विचार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कब और किस समय होगा। ये देखो, ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल है। तुम्हारे जैसे समझदार आदमी से ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। हाँ मैं हूँ, पर तुम कमाल के हो कि 1988 में ही ये सोचा। अब ये पूरी तरह से इनकार नहीं था, और अगर हम हालिया इतिहास देखें तो हर बार जब हमने किसी क्षेत्र में सैन्य संसाधन भेजे हैं तो आखिरकार हमने उनका इस्तेमाल किया है। ये जरूरी नहीं कि इतिहास फिर दोहराया जाए, लेकिन ये पैटर्न अनदेखा करना मुश्किल है। अब ये भी जरूरी है बताना कि मरीन वहां किसी और मिशन के लिए भी जा सकते हैं। हमें नहीं पता उनका इस्तेमाल किस लिए होगा। एक विकल्प ये है कि स्पेशल फोर्सेज ईरान के भीतर गहराई में जाकर इस्फहान के परमाणु भंडार को जब्त करने के लिए छापा मार सकती है। वे होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग लेन सुरक्षित कर सकते हैं, या किसी द्वीप को कब्जाने की तैयारी कर रहे हो जिससे शासन को फंड मिलता है। कुछ भी संभव है, हमें नजर रखनी होगी। इसलिए सभी को फिर याद दिला रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं। पिछले महीने चैनल पर ईरानी बॉट्स के हमले की समस्याएं आई है। असल में ये वही बात है जिसकी पुष्टि YouTube ने कल रात सीधे हमसे की थी। तो अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं तो ये चैनल को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है। अब चलिए बात करते हैं कि ईरान कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी का जवाब दिया है। उनका जवाब वही है जिसकी हमें उम्मीद थी। अगर अमेरिका ईरान के तेल ढांचे पर हमला करता है तो वे खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएंगे, जो वे पहले से ही कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में एक रिफाइनरी पर हमला किया। उन्होंने कतर में रिफाइनरियों पर, बहरीन में तेल डिपो पर हमला किया, और इन सब के अलावा वे ओमान में भी तेल डिपो पर हमला कर रहे हैं। ओमान पर हमले का बचाव ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक उसका तर्क था कि वो सिर्फ अमेरिकी बेस वाले देशों पर हमला करता है। अब बताइए, ओमान में अमेरिकी बेस नहीं है, फिर भी वे हमला कर रहे हैं। इससे ईरान की नई धमकी बेअसर है, क्योंकि वे पहले ही ऐसा कर रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च की संख्या घट रही है, जिससे उनका दावा किया गया खतरा भी कम हो रहा है। अब यहाँ हम मरीन की तैनाती और उसके समय के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, मरीन USS ट्रिपोली पर आ रहे हैं, जो फिलहाल जापान में तैनात है। वही उसका सामान्य बेस है। जापान से मध्य पूर्व की यात्रा में 10 से 14 दिन लगते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान में यह ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते चलेगा। तो पता है क्या, हाल ही में वह वास्तव में उस समय सीमा से पीछे हट रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह चीजों के चलने के तरीके के आधार पर कोई समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन इसके अलावा वह यह भी कह रहे हैं कि हम तय समय से आगे हैं। कृपया ध्यान दें कि यह कुछ ऐसा है जो लगातार एक जैसा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से ताकत इधर उधर भेजी जा रही है उसके आधार पर हम शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ऑपरेशन कम से कम 2 और हफ्ते चलेगा, शायद उससे भी ज्यादा। अब उसी सुबह यानी कल सुबह सचिव हेक्सेट और जनरल डैन केन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दिलचस्प बातें जानी। पहला सवाल था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां नए सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामनेई के बारे में क्या आकलन करती हैं। सुनिए। ईरान की नेतृत्व स्थिति भी अच्छी नहीं है। बेहद मजबूर और छुपे हुए वे लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, डर के मारे सहमे हुए हैं। चूहे भी यही करते हैं। हम जानते हैं कि नया तथाकथित सर्वोच्च नेता घायल है और शायद उसका चेहरा भी बिगड़ गया है। उसने कल एक बयान जारी किया था, वो भी बहुत कमजोर सा, लेकिन उसमें ना आवाज थी और ना ही कोई वीडियो था। वो एक लिखित बयान था। उसने एकता की बात की। लगता है उसके हिसाब से दसियों हजार प्रदर्शनकारियों को मारना ही एकता है। ईरान के पास कई कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, फिर लिखित बयान क्यों? मुझे लगता है कि आप जानते हैं क्यों। उसके पिता मर चुके हैं।
वो डरा और घायल है, भाग रहा है, उसके पास वैधता नहीं है। ये उनके लिए बहुत बुरी स्थिति है। जिम्मेदारी किसके पास है? ईरान को शायद खुद भी पता ना हो। हर घंटे हमें और उन्हें भी पता चल रहा है कि उनके क्रूर शासन की सैन्य ताकत टूट रही है। वे मुश्किल से संवाद कर पा रहे हैं, समन्वय तो छोड़िए। वे भ्रमित हैं, हमें पता है। हमारी प्रतिक्रिया, हम दबाव बनाए रखेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार दबाव बनाए रखेंगे। हमारे दुश्मनों के लिए न कोई रहम, न कोई दया। फिर हमारे पास जनरल केन भी है, जो कुछ पहली बार हुई सैन्य उपलब्धियां साझा कर रहे हैं। पहली बार अमेरिका ने एक अटैकम्स मिसाइल का इस्तेमाल करके एक ईरानी पनडुब्बी को नष्ट किया है। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया। और भी बहुत कुछ है, सुनिए। सीमाओं से बाहर ताकत दिखाने और सैनिकों की सुरक्षा के लिए सिर्फ इस ऑपरेशन के पहले 13 दिनों में हमारी तोपखाना सेना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई सटीक स्ट्राइक मिसाइलें दागी जो दुश्मन की सीमा के अंदर तक पहुंची। उन्होंने आर्मी अटैकम्स का इस्तेमाल करके कई जहाजों को डुबोया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। और उन्होंने यह सब सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ किया है, जो लगातार प्रशिक्षण और एक दूसरे तथा अपने हथियार प्रणालियों पर भरोसे से आता है। और अंत में हमारे पास सेक्रेटरी हेक्सेत थे, जो ईरानी परमाणु भंडार के बारे में बात कर रहे थे। अब यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हम इस चैनल पर बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं। वार्ता के दौरान ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे इसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ने को तैयार थे, लेकिन बाकी अपने पास रखना चाहते थे। और इसके अलावा वे अपनी परमाणु क्षमताओं को भी बनाए रखना चाहते थे। यह ऐसी बात थी जिसे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कई विश्वसनीय स्रोतों ने रिपोर्ट किया था। साथ ही स्टीव विटकॉफ ने भी वार्ता खत्म होने के बाद इसकी पुष्टि की थी। अब वास्तव में यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से ईरान पर परमाणु संवर्धन क्षमताओं के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले भी ईरान ने कई बार कहा है कि उसे परमाणु हथियारों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे ये नहीं बता पाते कि परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते तो यूरेनियम को 60% तक क्यों संवर्धित किया, क्योंकि इसका और कोई उपयोग नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि यह कोई ऐसा देश नहीं है जो परमाणु बम नहीं बना रहा है। ये देश भविष्य में परमाणु बम बनाने की योजना बनाकर इसे क्षेत्रीय सहयोगियों से रियायतें लेने के सौदेबाजी हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और यही वजह है कि ये सैन्य अभियान, ये युद्ध शुरू किया गया था। खैर, एक सवाल पूछा गया, अमेरिका इस परमाणु भंडार से कैसे निपटेगा? यही बात सचिव हेक्सेट ने कही थी। बीच में वहां लाल टाई वाला, हाँ, माइकल गॉर्डन, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ईरान के पास कम से कम 2 स्थानों पर 440 किलोग्राम उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम और कई हजार किलोग्राम कम शुद्धता वाली सामग्री होने का अनुमान है। क्या आप इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं बिना उस सामग्री को भौतिक रूप से अपने नियंत्रण में लिए? क्या आपको लगता है कूटनीतिक बातचीत से नियंत्रण मिल सकता है जिससे उसे हटाया जा सके? आपने मिसाइल, ड्रोन और सैन्य उद्योग का जिक्र किया है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उस सामग्री का निपटना मिशन की प्राथमिकता है। हमने शुरू से ही कहा है कि ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित रखना हमारा मुख्य मिशन है। हमारे पास पूरे स्पेक्ट्रम में विकल्प हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे कभी भी ऐसा ना कर सकें। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा। इसी कारण ये मिशन मिडनाइट हैमर और B-2 विमानों के बिना, जिन्होंने वे ठिकाने नष्ट की, संभव नहीं था। इसने वो स्थिति बनाई जिससे हमें अब जो कर रहे हैं वो करने का मौका मिला। तो राष्ट्रपति ने अपनी नजरें परमाणु क्षमताओं पर ही केंद्रित रखी हैं। और मैं कहूंगा कि हमारे पास कई विकल्प हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ईरान ये तय करे कि वे उन्हें छोड़ देंगे, जिसका हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। लेकिन वे बातचीत में ऐसा करने को तैयार नहीं थे। मैं इस समूह या दुनिया को कभी नहीं बताऊंगा कि हम क्या करने को तैयार हैं या हम कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद हैं।